ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आखिरी टॉपिक है। अभी आखिरी टॉपिक है तो जो छोटे मोटे चीज़ें छोड़ दिया गया है व्हेन एंटायर डिस्कशन वाज गोइंग, वो सारे को कवर करना पड़ेगा और इसको कवर करेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि टाइम टू टाइम स्किप हुआ है एंटायर चैप्टर में। जैसे आपको मिलेगा आपकी बुक में जो फैराडेस लॉ है, इट इज गिवन बाय E इक्वल टू माइनस d∅dt। मैं लिखवाया हूँ d∅dt हर जगह, d∅dt इज करेक्ट। But then if you take Lenz law into account, the induced EMF opposes the very cause of, क्योंकि induced current opposes, induced current क्यों oppose कर रहा है? That is being driven by the induced EMF. So induced EMF opposes the very cause of responsible for its induction. तो induced EMF को induce करने के लिए जो change in flux हो रहा है या फिर जो भी रीजन हो रहा है उसको oppose करता है। Taking that opposition into account, हम लोग EMF को क्या लिखते हैं? माइनस d∅dt। Faraday's law is talking about d∅dt. By incorporating Lenz's law into Faraday's law, now the hybrid law comes out to be E is equal to minus d∅dt. तो अगर कोई पूछेगा what is the formula for induced EMF, तो you will say it is minus d∅dt. What is the EMF by Faraday's law? It is d∅dt. Are you getting? So one must understand. तो कुछ ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से देखना, एकदम थ्योरेटिकल है और इस चैप्टर से वैसे भी जब बोर्ड एग्जाम होता था इस टॉपिक से 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते ही थे। ठीक है, कभी कभार एक दो तो डेरिवेशन आता था और जो एक दो छोटे छोटे डेरिवेशन है उसको कवर कर लेंगे, हम लोग डेरिवेशन भी कर लेंगे छोटे छोटे, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, बियर विथ, जबकि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पॉइंट नंबर 1, बाय incorporating Lenz's law, by incorporating Lenz's law in Faraday's law, the EMF induced in a conductor due to change in flux associated is given by EMF इक्वल टू फैराडेस लॉ से होता था d∅dt, लेंजेस लॉ को भी उसके अंदर भर दिए तो बन गया माइनस d∅dt। नेगेटिव साइन indicates the opposition of EMF, the opposition of EMF to change in flux। कोई नई चीज नहीं, आप जो जानते थे उसी को सिंप्लीफाई किए, इट्स 1 मार्क क्वेश्चन। अगर कोई पूछेगा व्हेन ए कंडक्टर इज मूविंग और वेक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना है तो आप कहोगे कि इसमें क्या माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, ये जो हमारा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यू नो, है ना, और फ्लक्स तो ऐसे ही स्केलर है, रेट ऑफ चेंज इन स्केलर क्वांटिटी आल्सो स्केलर, दोनों स्केलर है, ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है। माइनस साइन इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ डायरेक्शन बट देन अगेन इट इज इंडिकेटिव ऑफ डायरेक्शन ओनली, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ईएमएफ ऐसे बनेगा कि उसको अपोज करेगा। ठीक है, जैसे करंट का भी डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है, वैसे ही ये सारी चीजें हैं। ईएमएफ का डायरेक्शन नहीं है लेकिन पोलैरिटी, फ्लक्स का इंक्रीज और डिक्रीज है ना, और एक इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो दे आर नॉट वेक्टर्स बट स्टिल रिमेंबर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इन ऑपोजिशन टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख लिए। पॉइंट नंबर 2 में सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक कॉइल है, ऐसा कोई कॉइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
सपोज देयर इज ए कॉइल ऑफ n टर्न्स का कॉइल है और हम कहेंगे इसके अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहा था, some flux was passing through this coil and now this flux is changing. Why it is changing? It may change because of change in position of the coil, it may change because of the change in source which is producing magnetic field, motion of the source which is producing magnetic field, so there will be some EMF. तो आप अगर देखोगे, अगर एक सिंगल टर्न के बारे में देखोगे, ये वाला एक टर्न में जब फ्लक्स चेंज होगा कुछ एक EMF होगा, we don't know what is the polarity, कुछ एक तो पोलैरिटी होगा, सपोज ये हुआ पोलैरिटी पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फ्लक्स इज चेंजिंग. इफ यू सी द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्न, अगेन देयर विल बी आल्सो सम EMF, इन द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्न आल्सो देयर विल बी सम EMF. So suppose in this the EMF is E, then in this also it will be E, in this also it will be E. That means you see all these EMFs are in phase. अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो और ये कॉइल को कंटिन्यूअस मानते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, E गेन किए, फिर से E गेन किए, फिर से E गेन किए. That means in 3 turns you are gaining 3E. ठीक है. If there are n turns, what will the EMF induced? N into E. तो क्या लिखेंगे? If a coil has n turns and the flux passing through it is changing, the flux passing through it is changing, then the EMF induced in it is given by EMF is equal to minus n times d phi by dt. क्या चीजें आपको समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड दे आर इन और m के सिस्टम्स. समझ में आ रहा है? तो आपको मिला, अगर कोई कॉइल है उसमें n टर्न है, उसके अंदर की फ्लक्स बदल रहा है एट ए रेट d phi by dt, तो एंटायर कॉइल में कितना EMF होगा? माइनस n d phi by dt. कभी कभार देख लेना, वो लोग पूछते हैं व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड, और कभी कभार पूछते हैं व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड पर टर्न. पर टर्न मतलब EMF बाय टर्न कर देंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी d phi by dt. चलिए, ये चीज भी आपको समझ में आया. ठीक है. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में हम देखना चाहते हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन induction of EMF in a coil due to change in its own current, is called सेल्फ इंडक्शन. तो आप क्या कहोगे? सेल्फ इंडक्शन के चलते जो EMF हो रहा है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF हो रहा है कि डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF हो रहा है? क्या बोल रहा है कि कोई एक कॉइल है, इस कॉइल से मान लो कुछ एक करंट पास कर रहा है, यू नो इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगर कोई करंट पास कर रहा है, बिकॉज ऑफ द करंट दिस इज बिहेविंग एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, सम फ्लक्स इज पासिंग. Moreover, you know the magnetic field at the center is mu and IVL. ये सब चीजें आपको मालूम है. मतलब ये जो फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है वो B के ऊपर डिपेंड करता है और B I के ऊपर डिपेंड करता है. Well, I is the current.
अगर ये करंट समय के साथ बदलेगा, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, then the magnetic field will also change, the flux will also change. You find because of change in flux, there will be some EMF. Here the magnetic field is changing, conductor is static. So जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है वो एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स ओन करंट, खुद का करंट बदल गया, कुछ EMF हुआ, उसको कहेंगे फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द EMF induced by self induction is given by EMF is equal to or EMF proportional to di by dt with a minus sign because this opposes। किस रेट में करंट बदल रहा है, ठीक है, किस रेट में करंट बदल रहा है, चेंज इन इट्स ओन करंट। सेल्फ इंडक्शन इज गिवन बाय EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन करंट इन इट। जितना जल्दी जल्दी करंट बदलेगा वो वैसे ही होगा। और अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट को ले आएंगे तो द कांस्टेंट कम्स आउट टू बी L di by dt। ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन इज ऑलरेडी अंडरस्टूड अर्लियर। इसमें L क्या है? L इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आप बोलोगे सर नया टर्म है, पहले तो सुने नहीं थे, बट थिंग्स आर नॉट अननोन टू यू, यू नो दिस थिंग्स इन डिफरेंट नेम्स। जैसे आप कंडेंसर के नाम सुने होंगे, व्हिच इज नथिंग बट ए कैपेसिटर। सिमिलरली आप गाड़ी में कहते हो ना, गाड़ी का सेल्फ खराब हो गया है, या फिर आपके घर में ट्यूबलाइट का चोक खराब हो गया है, सेल्फ, चोक, ये सारे जो है इसकी अलग अलग नाम है। वो सेल्फ मतलब सेल्फ इंडक्शन जो होता है, उसमें जब आप किक मारते हो सडनली चेंज इन करंट होता है, एक लार्ज EMF डेवलप होता है, ठीक है, दैट क्रिएट्स ए स्पार्क, दैट स्पार्क इग्नाइट्स द पेट्रोल एंड गोज फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो गाड़ी का जो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब सेल्फ नहीं हो रहा है, मतलब शुरू में वो काम में लगता है। एनीवे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस दूसरा नाम क्या हुआ? चोक। चोक, ये दूसरा नाम इसका चोक है। ट्यूबलाइट में लगता है, आप लोग देखो, है ना, बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज ए चोक? चोक इज नथिंग बट ए सिंपल कॉइल। कोई एक आयरन बार आप ले लो, ये ऐसा शेप का कोई एक आयरन बार ले लिए, और एक वायर ले लो, वायर को इसके ऊपर ऊन करते 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 दोनों टर्मिनल निकाल दो, ये हो गया चोक, खत्म। चोक इज नथिंग ए वेरी रॉकेट साइंस, इंपोर्टेंट रॉकेट साइंस, ओके, जस्ट ए कॉइल। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज दिस। मैं थोड़ा सा, क्योंकि नया टर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो दोबारा रिपीट करूंगा। इंडक्शन ऑफ EMF इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन करंट, खुद का करंट बदलने से जो EMF इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड, द फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जो EMF इंड्यूस होता है वो कितना होता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन करंट। सर ये कैसे आया? di/dt कौन सा लॉ है? कोई लॉ नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये EMF इज प्रोपोर्शनल टू di/dt क्यों आया, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हो सकता है कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जबरदस्ती ढा रहे हैं हमारे ऊपर कि ये मानना है। देखो, इसमें अगर कुछ करंट जा रहा है, हम जानते हैं EMF इज प्रोपोर्शनल टू d/dt, एंड यू नो B इज इक्वल टू म्यू Ni/L, है ना। B I के ऊपर डिपेंड करता है, फाई B इंटू एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो एरिया है। तो क्या हुआ? फाई इज प्रोपोर्शनल टू I और नॉट। So when it is d/dt, proportionally it is di/dt only, nothing different। समझ में आ रहा है क्या? जो d/dt है, that is what is simplifying to di/dt and the constant is changing। अगर L di/dt की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? L di/dt को भगा के आप लिख सकते हो d/dt, ठीक है, ओके। तो L क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे, थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं। तो थोड़ा सेल्फ इंडक्शन को और डिटेल्स में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, अभी हम देख लिए कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं।
निकाल लेते हैं वैल्यू इसको और फिर समझते हैं। सपोजिंग हमारे पास कोई एक कॉइल है, ये कॉइल का एरिया है ए, कॉइल का एरिया है ए एंड देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ है l, लेंथ है l, n नंबर ऑफ टर्न्स, और इसका जो एरिया है दैट एरिया इज ए। और मान लो कि इस कॉइल से कुछ एक फ्लक्स मूव कर रहा है, कुछ एक करंट पास कर रहा है। करंट कितना है चलो शो करते हैं। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, यहाँ से कोई एक करंट जा रहा है। Here is a current passing through the coil. Obvious है कि when this current will pass through the coil, it will generate flux. चलो न्यूमेरिकली निकालते हैं। Derivation of L, डेरिवेशन तो आपको कोई पूछेगा नहीं, बट इसकी कंक्लूजन में एक फॉर्मूला निकलेगा और आप दोबारा कब पढ़ोगे, आपका तो इंट्रेंस उसके बाद आ जाएगा। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया तो इन द सेकंड पोर्शन ऑफ द योर बोर्ड एग्जाम दीज आर नॉट देयर, यू विल टोटली फॉरगेट एंड इट विल बी डैम डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू गो फॉर एंट्रेंस। तो अभी मौका है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर करके, बोर्ड में नहीं आएगा तो क्या हो गया, सारा चीज को हम लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, ए शोन इन फिगर, ए शोन इन फिगर, कुछ चीजें आपको मालूम है, मैं लिखना चाहूंगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड बी, बी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल, हाँ कितना है, इट इज म्यू एन आई बाई एल, और ये एल इज नॉट दी सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज स्मॉल एल, ओके आई विल कॉल इट स्मॉल एल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू एन आई बाई एल हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कॉइल, ठीक है, ओके। देन व्हाट इज फाई, फाई इज अ फ्लक्स थ्रू कॉइल, फ्लक्स थ्रू कॉइल कितना हो जाएगा, इट इज बी इनटू एरिया। बताने की जरूरत नहीं है कि एरिया ऑफ द कॉइल, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, वो सब चीजें आपको दिख रहा है। अच्छा, तो ईएमएफ इन द कॉइल क्या हो जाएगा, इट इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी। चलिए वैल्यू डालते हैं, इट इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, बी ए निकाल दो, बी ए हो गया म्यू एन आई ए बाई एल, है ना। इसका डेरिवेटिव ये हो गया फाई, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ म्यू एन आई ए बाई एल। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, म्यू एन ए एल, ये सारा तो कांस्टेंट है, सारे बाहर को आ गए, क्या मिल गया, इट इज म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, अंदर रह गया डी आई बाई डी टी। ओहो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज कमिंग आउट टू बी म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी। समझ में आया? ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे तो शायद आपको कंपेयर करने के लिए स्पेस में मिल जाएगा। आई से ये जो चीज निकल के आया है वो यहाँ पे, ठीक है, और ये चीजें थोड़ा ज्यादा जगह ले रहे हैं, इनको थोड़ा सिकोड़ के ऊपर उठा देते हैं, सो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग कंफ्यूजन, नो 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 नो, यस, ये हो गया आपका दिस। हाँ, नाउ थिंग्स आर क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गई आपका ये, तो आपको मिल गया कि द EMF induced in the coil is coming in the form of mu n square a by l minus of mu n square a by l whole into di by dt. Comparing with or EMF is equal to minus L di by dt, हमें क्या मिल गया, L is equal to mu n square a by L। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है
उसका वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। हम लिख सकते हैं कि हमें मिला, क्या मिला, वी गेट L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, तो L का डेफिनेशन अक्सर आता है 1 मार्क क्वेश्चन में, आपका सिर्फ एमसीक्यू तो नहीं है, आने वाला डेफिनेशन भी आएंगे। तो L को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी L को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये था पॉइंट सेल्फ इंडक्टेंस का ए बी, ये C नहीं है, ये C, ये है C। ठीक, now let us go for point number D। point number D में देखिए, we know that L is equal to mu n square A by L। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप ये पूरा चीज को ऐसे लिख सकते हो, mu n I by L इंटू n A by I, ऐसे लिख सकते हो नहीं? अच्छा, ये जो चीज हुआ म्यू एन आई क्या दे रहा है, ये दे रहा है B, दिस इज B, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इंटू n इंटू A by I, बट व्हाट इज B इंटू A, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, इट इज n phi by I। तो इससे एक यूनिट निकल के आ रहा है, किसका, L का, क्या है, वेबर टर्न पर एम्पियर, जिसको हम लोग प्यार से हेनरी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से हेनरी कहते हैं। ठीक है, अब L का एक दूसरा डेफिनेशन भी हमारे सामने आ रहा है। अगेन आप जानते हो कि जो EMF इंड्यूस्ड है उसका मैग्नीट्यूड इज L di by dt। ठीक है, माइनस साइन को क्यों नहीं लिखा, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। इफ माइनस साइन को कंसीडर करेंगे तो EMF का पोलैरिटी मिलेगा, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। अच्छा, अब यहां से अगर L निकालने की कोशिश करेंगे तो इट इज EMF बाय di बाय dt। अब ये दोनों स्टेटमेंट को देख के हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का निकालना है, क्या, डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन निकालना है। सारा डेफिनेशन आपको निकालना है, क्योंकि वो डेफिनेशन ये थोड़ा मतलब इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं है। वो डेफिनेशन दे देंगे व्हाट डज द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हियर, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चीज कर रहा है, तो थोड़ा डेफिनेशन वगैरह को हम लोग लिख लेंगे। चलिए, E में L that is coefficient of self inductance is defined as, पहला it is Weber turn, और Weber turn ही लिखो, Weber turn associated with a coil or unit current flow through it, unit current flow through it। मतलब हुआ if पैसेज ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख देते तो आप बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इफ आई एम्पियर करेंट produces high amount of flux in a coil of n turns, then बताओ क्या आपको समझ में आया, वेबर टर्न एसोसिएटेड पर यूनिट करंट, आई एम्पियर जाने से n टर्न की कॉइल में 5 फ्लक्स जाता है, वेबर टर्न कितना हुआ n5, आई एम्पियर जाने से इतना होता है, 1 एम्पियर जाने से कितना होगा n5 by I।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन कभी कभार क्रिएट होता है। इफ मोर करंट इज पास थ्रू ए कॉइल, व्हाट विल हैपन टू दी सेल्फ इंडक्टेंस? ज्यादा कॉइल अगर ज्यादा करंट पास करेंगे, लोग देखेंगे अरे आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो एल घट जाएगा। ऐसा नहीं है, आई बढ़ जाएगा तो आपका जो फाई था वो फाई क्या था? दैट फाई वी हैव सीन वाज नथिंग बट म्यू एन आई ए बाई एल। नीचे वाला आई डबल हो जाएगा, ऊपर वाला आई भी डबल हो जाएगा। फाई विल बी प्रोपोर्शनेटली चेंजिंग, द रेशियो विल रिमेन सेम। जैसे इनके सब कैपेसिटर C is equal to Q by V. By increasing V कैपेसिटेंस बदलता है क्या? नहीं बदलता है। इनके सब रेजिस्टेंस is equal to डेल्टा V by I. By increasing current क्या रेजिस्टेंस बदलता है? नहीं। They are all depending upon the physical dimensions of the system. R is given by rho L by A. Capacitance is given by A epsilon by D. By changing electrical parameters, they are not going to be affected. Exactly that way. Though L is expressed in terms of N phi by I, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है? थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके थे, एल का वैल्यू है म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कॉइल एंड द नेचर ऑफ द कॉइल। म्यू क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द कॉइल कोर। कोर में जो मटेरियल रखा गया उसका परमेबिलिटी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि L is independent of I. It depends on किसके ऊपर डिपेंड करता है? L, the nature of the core material, core material मतलब जो कॉइल का, नेचर ऑफ कोर ऑफ कॉइल, ऐसे लिखते हैं, कोर ऑफ कॉइल एंड डायमेंशन ऑफ द कॉइल। डायमेंशन ऑफ कॉइल, कॉइल का डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कॉइल के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमें तो मालूम नहीं था। अरे मालूम था, भूल गए थे, है नहीं? हमें मालूम था, हम लोग थोड़ा भूल गए थे, सोच रहे थे कि आई के साथ ही डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है कॉइल का नेचर और मटेरियल के ऊपर? लेट अस राइट द फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेस। बोर्ड में इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट देन ये फॉर्मूला जानना आपको बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चंस आते थे जब जनरल टेस्ट होता था, प्री कोरोना टेस्ट। तो इसमें L का वैल्यू क्या होता था? L का वैल्यू होता है म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट विल हैपन टू द सेल्फ इंडक्टेंस, है ना? थोड़ा सा आप अगर डिस्कस कर ही लेंगे यहाँ पे। तो ये केस में देखो, तो सपोज हम कहेंगे कोई कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया, क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? आप जानते हो कि L इज म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज गोइंग टू चेंज। और कितना हो जाएगा? n डबल हुआ तो ये डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आया। यहाँ पर एक आयरन कोर का, सॉरी, यहाँ पर एक कोई कॉइल है, यहाँ पर कोई एक कॉइल है, वो क्या करेगा? वो इसे दे देगा साइड में एक ठो आयरन बार। ये आयरन बार है। If the iron bar is inserted into the coil, the self inductance will increase or decrease. आप देखोगे जब ये अंदर नहीं था, म्यू क्या था? It was only म्यू 0। जब आयरन बार अंदर चले जाएगा, म्यू का वैल्यू हो जाएगा म्यू 0 इंटू म्यू आर, म्यू 0 इंटू म्यू आर। So by inserting a iron bar into this, the coefficient of self inductance will increase like anything। क्योंकि म्यू आर आयरन बार का तो 250, 300, 500, 1200 तक चले जाता है। और दैट इज ऑल्सो नॉट ए कांस्टेंट, इट चेंजेस अगेन विद द क्लाउड डेंसिटी। बट वेरिएशन ऑफ म्यू, वेरिएशन ऑफ एप्सिलॉन, दिस थिंग्स आर नॉट देयर इन योर सिलेबस। आप लोग ये मान के चलते हो कि हर एक मटेरियल का एक एक ठो ये प्रॉपर्टिकल वैल्यू है, जो एप्सिलॉन को हो या म्यू को।
अगर कोई एक आयरन बार को किसी एक कॉइल के अंदर ऐसे घुसेड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस विल इंक्रीज। समझ में आया? तो बार बार ये क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो इसलिए मैं बताया। चलो लिख लेते हैं। बाय इंसर्टिंग the iron bar into the coil, its self-inductance increases due to, क्यों बढ़ जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन म्यू, म्यू बढ़ता है इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, कोई कॉइल को ऐसे खींच लेंगे, कॉइल को खींच देंगे तो बताओ, स्ट्रेच कर देंगे कॉइल को तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला वाज म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। खींच के लंबा कर दोगे तो L कम हो जाएगा, L ज्यादा हो जाएगा तो L विल डिक्रीज। यूनिट हो गया हेनरी। तो अब हम क्या कर रहे थे, जिसमें इसमें फंस गया कि देख रहे थे L का डेफिनेशन। ठीक है, वेबर टर्न एसोसिएटेड विद अ कॉइल फॉर यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। अच्छा, L का दूसरा डेफिनेशन, वो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेंगे और पूछेंगे व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस is the property of a coil, जैसे रेजिस्टेंस क्या है? the property of a material to oppose the variation or passage of current through it। कैपेसिटेंस क्या है? the property of a material to oppose any constant current through it, है ना? Similarly, तो self inductance is the property of a coil by virtue of which it opposes any change in its own current। अपना करंट बदलेगा तो अपोज करेगा। रे भैया, बड़ा खतरनाक चीज है ना? खुद का करंट अगर चेंज हो रहा है तब भी अपोज करेगा। थोड़ा डेफिनेशन भी देख लिए तो थोड़ा समझ भी लेते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे इसमें एक कॉइल है। चलो मैं आपको दो केस देता हूँ, ये एक कॉइल है, ये एक दूसरा कॉइल है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि कोई एक करंट जा रहा है आई, ठीक है, इसमें भी करंट आई जा रहा है। अब अगर कांस्टेंट करंट जा रहा है तो एक कांस्टेंट फ्लक्स बन रहा होगा। कांस्टेंट फ्लक्स बनेगा तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, व्हेन देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स देयर इज नो ईएमएफ। तो इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं है, इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं। मैं अब करंट के साथ कुछ चेंजेस लाना चाहता हूं। सपोज आई से आई इज इंक्रीजिंग, और इस केस में कहेंगे आई इज डिक्रीजिंग। आप लोग का इंग्लिश अच्छा होगा तो सोच रहे होगे आई इज नहीं होता है सर, आई एम होता है, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं, ठीक है, कुछ लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा है। ये तो आई इज डिक्रीजिंग, हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर आई एम होता है, क्या इतने बड़े हो गए आई इज लिख रहे। तो ये इसमें देखो, ये आई इज डिक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग, दोनों केस में अगर करंट बदलेगा, करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होगा। दैट ईएमएफ बाय लेंजेस लॉ विल अपोज द वेरी कॉज। ईएमएफ क्यों हुआ? फ्लक्स बदल गया। फ्लक्स क्यों बदला? जैसे ना पता चलता ना मेन कॉज क्या है, उसको अपोज करने की हरदम कोशिश करता है। जैसे स्कूल में टीचर पूछते हैं ना, तुम उसको क्यों मारा ना, ओ बना, अच्छा ओ क्यों बना, ऐसे पूछते जाता है। कोई दूसरा रहता है हीरो जो कि सारे को सुपारी दे रखा है उनको मारने के लिए, रहेंगे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये जो ईएमएफ हुआ क्यों हुआ? फ्लक्स बदल गया। फ्लक्स क्यों बदल गया? फ्लक्स का अपना थोड़ी कुछ बदल रहा है, ये करंट, अच्छा ये करंट बदल रहा है तो इट विल ट्राई टू अपोज द करंट। करंट इज इंक्रीजिंग तो ईएमएफ क्या करेगा? कोशिश करेगा करंट को डिक्रीज करने के लिए।
ईएमएफ अगर करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, सोचो यहाँ पे अभी कोई एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दैट विल ट्राई टू डिक्रीज द करंट, तो वो कैसा करंट भेजेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट भेजेगा कि टुवर्ड्स राइट भेजेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट भेजेगा। दैट मींस यहाँ पे जो ईएमएफ होगा आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट विल हैव ए पोलैरिटी प्लस हियर माइनस हियर एंड द ईएमएफ मैग्नीट्यूड विल बी L di by dt, don't write a minus sign, that is already been incorporated here with positive and negative polarity। समझ में आया क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ विल बी L di by dt with this end being positive, this end being negative। ये ईएमएफ को, करंट को, बढ़ता हुआ करंट को अपोज कर रहा है, कांस्टेंट करंट को कुछ नहीं बोलता, तुम जाओ, ठीक है। बढ़ता हुआ करंट को ये अपोज कर रहा है बाय डेवलपिंग ए अपोजिट करंट। समझ में आया क्या? अच्छा, तो यहाँ केस में, इस केस में भी करंट मान लो बदल रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी तो ईएमएफ होगा, कितना होगा, L di by dt, but that will try to oppose the decrease in current by developing extra current। तो बस सेम कॉइल है, करंट को कम करने की कोशिश कर रहे हो, पोलैरिटी बदल गया, उधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, इसमें जो ईएमएफ होगा वो कुछ एक्स्ट्रा करंट भेजने की कोशिश करेगा। Are you getting? So polarity of EMF is taken into account by variation of current। ठीक है, वेरिएशन ऑफ करंट। कुछ बुक्स में ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसको इग्नोर करते हैं, हाँ कुछ खराब नहीं करते इग्नोर करके, फॉर दे गो फॉर दे से इन जनरल ऑलवेज, फॉर दे से ऑलवेज द ईएमएफ इज गिवन बाय L di by dt with a minus sign here। ठीक है, ऑलवेज द ईएमएफ इज L di by dt। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, di by dt पॉजिटिव है, करंट डिक्रीज कर रहा है, ये चीज नेगेटिव है, नेगेटिव हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा। दिस से समझ में आ रहा है? तो ओके, आइदर वे यू कैन इंटरप्रेट एज यू विश। करंट इंक्रीज कर रहा है तो di by dt विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, करंट डिक्रीज कर रहा है तो di by dt विल बी नेगेटिव। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द पोलैरिटी आल्सो। तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन से देखें, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट घटेगा तो क्या होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन एनी चेंज इन इट्स ओन करंट। तीसरा डेफिनेशन बोर्ड वाले डालते रहते हैं, मुझे बताना पड़ेगा। L is also defined as the EMF induced in the coil for unit rate of change, unit rate of change in current through this, through the coil। मतलब if current in a coil is changing at a rate 1 ampere per second, 1 ampere per second, unit rate of change, unit rate of change मतलब करंट बदल रहा है at a rate 1 ampere per second, then self inductance is equal to EMF induced। हाँ ओके, बड़ी चीज हुआ क्या, ये तो हमें मालूम था, बस लिटरली इन वर्ड्स लिखना पड़ा, है ना, लिटरली इन वर्ड्स लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, अदरवाइज di by dt होता था, L di by dt is equal to EMF होता था, di by dt को 1 ले लेते हो गया। So it is the EMF induced, but ये सब डेफिनेशंस आते हैं। What is the physical quantity represented by the EMF induced per unit rate of change in current through the coil? फंस गए आप, क्या है ये, कौन सा स्क्रिप्चर का मंत्र है, जानना मुश्किल हो जाता है, तो आप कहोगे ये सेल्फ इंडक्टेंस है। समझ में आया? तो इतने सारे 3 डेफिनेशन हम लोग एल के लिए देख ली। ओके, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आइटम नंबर 4, एलआर ट्रांजिएंट। पूरा चैप्टर से आपको ढूंढना है सिर्फ 1 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, मेरा काम है सारी चीज बताना, इसलिए सारा चीज बताता हूँ। सोचो 1 मार्क वाला क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। जैसे सपोज हम कहेंगे ये कोई एक इंडक्टर है, ये कोई एक रेजिस्टर है,
और सपोज दिस इज स्विच्ड ऑन अक्रॉस ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V0। दिस इज स्विच्ड ऑन अक्रॉस ए बैटरी। ये दिया है रेजिस्टेंस कितना, ये रेजिस्टेंस दिया है R, ये दिया है L, ऐसा दिया है। तो शुरू में इसमें तो कोई करंट था ही नहीं। जैसे आप इसको स्विच ऑन किए, करंट जाने की कोशिश करेगा, मतलब देयर विल बी ए चेंज इन करंट बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट। क्योंकि ये करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इसमें जो ईएमएफ होगा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, जाने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। मतलब जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, L di/dt। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? हाँ, तो इट इज कमिंग आउट टू बी L di/dt। शुरू में कोई करंट नहीं था, जैसे हम करंट स्विच ऑन किए, करंट जाने लगा, करंट इज इंक्रीजिंग, सो द ईएमएफ अपोजेस। अब ये अपोज कर पाएगा नहीं कर पाएगा अलग बात है, लेकिन अपोज करने की कोशिश करता है। जैसे रेजिस्टेंस अपोजेस करंट, अगर पूरा अपोज कर देता तो कोई करंट नहीं फ्लो करता, लेकिन अपोज करने का टेंडेंसी है ना, ठीक है। तो L di/dt। और अगर ये करंट आई जा रहा है तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी तो होगा, भैया। तो व्हाट आर द इंपोर्टेंट थिंग्स वी फाइंड हियर। पहला तो देखें कि बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हमें समझ में आ रहा है कि हमारा सप्लाई वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे गेन किए V0, यहाँ पर हायर से लोअर जा रहे हैं, लॉस करेंगे L di/dt, फिर लॉस करेंगे IR, तो हम कहेंगे इट इज L di/dt प्लस IR, सॉरी प्लस IR। क्या बात समझ में आ रहा है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज इक्वल टू दिस। और ये प्लस ये माइनस क्यों हुआ ये भी समझ में आया। जैसे हम स्विच ऑन किए हैं, पहले करंट नहीं था। अच्छा सोचो, अभी अगर हम स्विच को खोल देंगे तो अब करंट था, करंट जो भी था वो घटने लगेगा। जैसे करंट घटने लगेगा तुरंत ही करंट को बढ़ाने के लिए पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा। द मोमेंट यू स्विच ऑन द पोलैरिटी विल चेंज। ओके, वी विल गो टू दैट पार्ट आल्सो। But now V0 is equal to L di/dt plus IR। ये हो गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्किट। इसमें से आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, V0 माइनस IR और इंटू dt इज इक्वल टू L di, और इसको फर्दर आप कर सकते हो L di V0 माइनस IR। हाँ, तो dt इज इक्वल टू L di बाय V0 माइनस IR, और देन इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, देन यू फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ 0 टू I, और ये इसका वेरिएशन हो जाएगा 0 टू t। यू कैन सॉल्व एंड गेट द इक्वेशंस। वो आपको नहीं करना है, अगर सॉल्व करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी t। क्या सॉल्यूशन आएगा वही मैं लिख देता हूं, सीधे लिख देता हूं। बिट नंबर 2, बाय सॉल्विंग, क्योंकि डिराइवेशन जो है इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको कर सकते हो, बट दैट डिराइवेशन इज नोवेयर रिक्वायर्ड, नॉट इवन इन जेईई आल्सो, ओनली द फाइनल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, तो वो हमें मिल जाएगा। बाय सॉल्विंग आपको मिलेगा जो I का वैल्यू है, इट विल बी कमिंग V0 by R into 1 minus e to the power minus RT by L। ये याद रखना है, V0 by R into 1 minus e to the power minus RT by L। By solving I find I is equal to V0 by R whole into 1 minus e to the power minus RT by L। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट चीजें समझ में आना चाहिए, चलो लिखते हैं। पहला हुआ कि यहां पर एक टर्म आ रहा है, देखो क्या टर्म है, द टर्म L by R is called टाइम कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर एल आर सर्किट? समझ में आया? इट इज L by R। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये करंट है, तो ये V0 by R भी तो करंट है, तो ये हो गया करंट कैंसिल हो गया, ये बाकी डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, तो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस। तो T का जो डायमेंशन होगा R/L का उल्टा डायमेंशन होगा, तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायमेंशनलेस होगा। मतलब T का जो डायमेंशन होगा R/L by R का वही डायमेंशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? टू मेक इट डायमेंशनलेस, तो इट इज ए टाइम कांस्टेंट।
और क्या कहोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एल बाई आर। यूनिट क्या है, सेकेंड, याद रहे यूनिट इज सेकेंड। ऐसा कोई चीज हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर में भी देखे थे, ओम इनटू फराड वाज सेकेंड, बट नाउ हियर व्हाट यू फाइंड, हेनरी बाय ओम इज इक्वल टू सेकेंड। ये हो गया यूनिट पहला टर्म है। और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट, एल बाई आर, दैट्स ऑल। गो फॉर द नेक्स्ट। दूसरा इंपोर्टेंट चीज क्या याद रखना है, दूसरा इंपोर्टेंट चीज हमें अभी भी जो फॉर्मूला को देखे वो फॉर्मूला को लिखते हैं, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये फॉर्मूला में 8t इज इक्वल टू 8 t इज इक्वल टू 0। व्हाट वाज द करंट, क्या था करंट, t इज इक्वल टू 0 में डाल के देखो तो क्या करंट आ रहा है, व्हाट इज द करंट हियर, द करंट हियर इज, ये हो गया e to the power 0 is 1 1 minus 1 is 0, करंट इज 0। मतलब जैसे आप स्विच ऑन करोगे सर्किट को, स्विच ऑन करने की तुरंत बाद व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, 0, देयर इज नो करंट इन द सर्किट। नो करंट मतलब दिस इंडक्टर इज बिहेविंग एज ओपन सर्किट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, t इक्वल टू 0, करंट इज 0, सो L बिहेव्स एज ओपन सर्किट। अगर कैपेसिटेंस वाला केस याद करोगे तो देन इट वाज बिहेविंग एज शॉर्ट सर्किट, t इक्वल टू 0 में इट वाज बिहेविंग एज शॉर्ट सर्किट, बट हियर इट इज बिहेविंग एज ओपन सर्किट। कैपेसिटेंस का डुअल है इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, 8t इक्वल टू 0, 8t इक्वल टू इंफिनिटी, काफी समय के बाद, अगर हम काफी समय की बात करेंगे, करंट क्या होगा देखो तो, इंफिनिटी डालो, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, इस सेम एज 1 बाय e टू द पावर इंफिनिटी, इस सेम एज 1 बाय इंफिनिटी, तो गया 0, इट इज कमिंग v0 बाय r। काफी समय के बाद सर्किट में करंट क्या है, v नॉट बाय r, माने एज इफ इट इज नॉट देयर, एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड, करंट होगा ओनली r होगा, इसको सॉल्व कर देंगे, करंट क्या होगा, v नॉट बाय r। ओहो, तो इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, सो L behaves as short circuit। अच्छा, ये भी देखिए। नेक्स्ट हुआ, if you are asked to plot the variation of current with time, तो करंट को प्लॉट करेंगे। शुरू में करंट 0 था and it exponentially grows and finally becomes v naught by r। You find the current goes like this, and after a long time the current has become v naught by r। This is a exponential variation। ये टर्म आता है एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन, हाँ ऐसे करें, लॉगरिथमिक वेरिएशन, नो ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। तो आप कहेंगे आई चेंजेस विद टाइम एक्सपोनेंशियली। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? इतना सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, और सारे छोटे छोटे हैं तो आपको सारे याद रखना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस। इसमें से 1 मार्क वाले क्वेश्चन निकाल के ढूंढ के आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 वी हैव सीन, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 एक बार बोर्ड में आया है, लेकिन काफी बार बहुत सारे एंट्रेंसेस में आए हैं। वी हैव सम एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ मैकेनिकल सर्किट्स, ठीक है, ये याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एनालॉजी ऑफ और एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पैरामीटर्स। छोटा सा चीज याद रखना, लॉजिक वॉजिक बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट थिंग इन मैकेनिकल साइंस, जिसमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कहा जाएगा। देखो रेजिस्टेंस को करंट, अब इसको कहते हैं
करंट वोल्टेज करंट फोर्स करंट एनालिसिस, फोर्स वोल्टेज एनालिसिस ऐसे कहते हैं। मतलब यहाँ का करंट को वहाँ का फोर्स के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे। करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिमिलर टू फोर्स इन मैकेनिकल सर्किट। तो इसमें करंट लेफ्ट से राइट आए या राइट से लेफ्ट आए, दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू अपोज, नहीं, इट अपोजेस एनी करंट। सिमिलरली उसका एनालिसिस क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। सो रेजिस्टेंस इज सेम एज रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशनल फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। कोई एक मास रखा है, ये क्या करता है, जो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, चल रहा है तो चलते रहना पसंद करता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी को एनालिसिस क्वांटिटी क्या, जो अपना जो है स्टेटस, उसी स्टेटस में रहना पसंद करता है। कौन, अभी अभी तो हम देख रहे थे, कौन था वो, इंडक्टर। जो करंट है वही करंट रखना पसंद करेगा। करंट बढ़ गया तभी ईएमएफ बनाएगा, घट गया तभी ईएमएफ बनाएगा। तो इंडक्टर एक ईएमएफ कब बनाता है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन करंट। मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन करंट। रेजिस्टर में कब होता है, कभी भी करंट किधर से भी आए, इट विल डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस। So there will be a potential difference here when there is a change in current. It opposes change in current and it is opposes change in state of rest. तो ध्यान रहे, इंडक्टर का एनालिसिस क्वांटिटी हुआ मास और इनर्शिया। काफी बार बहुत सारा एग्जाम में आया है। Here you have a capacitor C. It opposes a constant current. कांस्टेंट करंट जाएगा तो क्या करेगा, वो करंट को चार्ज हो जाएगा, करंट को रोक देगा। करंट अगर बदल रहा है, वोल्टेज अगर बदल रहा है, देयर बी करंट I इज इक्वल टू C dV बाई dt। कांस्टेंट वोल्टेज है तो अपोज करेगा। सिमिलरली स्प्रिंग है, यहाँ पर एनालिसिस क्वांटिटी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर कांस्टेंट फोर्स में खींचोगे एक एक्सटेंशन होगा, फिर रुक जाएगा। अगर आपका फोर्स बदल रहा है, स्प्रिंग विल बी इन कंटीन्यूअस मोशन। इसीलिए आप देखोगे C का एनालिसिस क्वांटिटी क्या हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ध्यान रहे। और जानते हो क्या, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब सीरीज में था कैसे निकालते थे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2 एंड सो ऑन। स्प्रिंग के केस में कैसे निकालते थे, अगर याद होगा तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 1/K2, बिकॉज़ दीस आर ऑल एनालिसिस क्वांटिटीज। समझ में आया? तो आपको ये पूरा चीज डिस्कशन में से क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि R का एनालिसिस क्वांटिटी फ्रिक्शनल फोर्स, R का एनालिसिस क्वांटिटी फ्रिक्शनल फोर्स, L का इनर्शिया और मास, C का स्प्रिंग कांस्टेंट। इतना याद रखो, बाकी अगर कुछ याद नहीं रहा तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, फॉरगेट। गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6, एनर्जी stored in इंडक्टर। ठीक है, अब ठीक है, इंडक्टर मतलब जिसका कोई रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, इससे इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड। थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कोई एक इंडक्टर है, हम क्या किए उसमें, हम क्या किए हैं, कोई एक आप इसमें कोई एक स्विच को ऑन किए हैं, अप्लाइंग ए वोल्टेज। अब जैसे करंट ऑन, स्विच ऑन किए हैं, करंट इसके अंदर बढ़ने लगा। जब करंट बढ़ने लगा, कुछ समय के बाद करंट बढ़ते बढ़ते आई हो गया, कैपिटल आई हो गया। सपोज द वेरिएशन ऑफ करंट वाज फाउंड टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। पहले देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड है तो क्यों है, कैसा है, और कैसे पता चला कि एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। देखो, जैसे ये करंट ग्रो कर रहा था इनिशियली, इट वाज ट्राइंग टू अपोज, मतलब ये उल्टा करंट भेजने की कोशिश कर रहा था। इट वाज डेवलपिंग ए पोलैरिटी लाइक दिस एंड देयर वाज सम ईएमएफ। सोचो ये क्या है, इट इज एज गुड एज ए केस वेयर देयर इज ए बैटरी with some EMF and you are forcefully allowing some current to pass through it। अब क्या कहोगे आप, ये जो EMF वाला बैटरी है ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है।
हाँ, ये बैटरी होता तो हम कहते केमिकल एनर्जी, बट हियर इट इज एनर्जी इज मैग्नेटिक एनर्जी। काफी जगह पढ़ाते वक्त मैं देख रहा था लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। नो, इट इज ओनली मैग्नेटिक एनर्जी। सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, ठीक है, इट इज ओनली मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैं कल ही देख रहा था, कोई ऑनलाइन ट्यूटर्स पढ़ा रहे थे तो कि ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इट इज ओनली मैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा, तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि कोई एक कॉइल के अंदर से अगर करंट I एम्पियर का जा रहा है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहां से एक सुंदर सा फिगर कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। तो यहां से मैं कुछ करंट भाग दूं, ये है L। लेट द करंट grows from 0 to I। Let the current grows from 0 to I। ओके, ये हम लोग देखिए, जैसे स्विच ऑन किया करंट ग्रो करने लगा। When current was small I, जब करंट स्मॉल I था तो EMF क्या था? EMF is L di by dt, है ना? EMF was L di by dt, नहीं? And ये जो EMF है, it was as good as a battery like this। ये है EMF। आप जबरदस्ती करंट इसके अंदर भेज रहे हो तो आप क्या लिखोगे? एनर्जी सप्लाइड टू इंडक्टर इन dt सेकेंड्स, और dt सेकेंड को बाद में काटेंगे, दो स्टेप में कर देने से अच्छा रहेगा। पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर, ये शायद जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। पावर सप्लाइड, ध्यान रहे मैं लिख रहा हूं पावर सप्लाइड टू इंडक्टर, नॉट बाई, क्योंकि ये ले रहा है करंट, इज इक्वल टू EMF इंटू आई, EMF इंटू स्मॉल आई, ठीक है, EMF इंटू स्मॉल आई। वोल्टेज इंटू करंट होता है पावर। EMF कितना था? L di by dt, so it is coming out to be L I di by dt। हाँ, ये समझ में आया। The EMF induced is L I di by dt, power supply। Energy supplied in dt seconds, energy supplied in dt सेकेंड। ध्यान रहे, आपको डिराइवेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना छोटा है कि बता देना जरूरी है, बोल के बता दिया। एनर्जी सप्लाइड इन dt सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी सप्लाइड इन dt सेकेंड्स विल बी पावर, ये तो था पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। पावर क्या था? ये, इसके साथ dt मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? Li di। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड इन dt सेकेंड। यस, ये सब चीजें हमें समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी सप्लाइड? टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द इंडक्टर कैसे पता करेंगे? ये तो dt सेकंड में इतना एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी करने से हमें सारे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा व्हाट इज द टोटल एनर्जी सप्लाइड। ठीक है, तो आप लिखो अभी इसको। di मिल गया है, क्या मिल गया है? द एनर्जी सप्लाइड इन dt सेकेंड्स, DEN, ये छोटा सा एनर्जी है, तो क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू Li di का इंटीग्रेशन, है ना? अब I का लिमिट डालना है। I कहां से कहां तक वेरी कर रहा था? 0 से कैपिटल I। अच्छा, 0 से कैपिटल I, तो क्या बन गया? ये L तो कांस्टेंट है, वो I के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट इज म्यू n स्क्वायर बाय L। वो तो I के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, L को बाहर निकालो, I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाय 2 लिमिटेड फ्रॉम 0 टू I गिव्स यू हाफ L I स्क्वायर, लाइक दैट। यू फाइंड I is और EMF is
half L I square, or the energy stored is half L I square joules. When L is in Henry, I is in ampere, unit will be in joules. समझ में आया? तो जो कंक्लूडिंग चीजें आए उसको थोड़ा सा बोल्ड लिख देंगे, क्योंकि उसी को पता करना है और उसी को याद रखना है। बाकी आप सारा भी भूल जाओगे, ये सारा आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला। तकलीफ तो आगे होगा अगर कोई प्योर साइंस की कोर्स आप करने जाओगे, तब आपको तकलीफ होगा, नहीं तो ये साल में कोई तकलीफ नहीं होने वाला। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। कोई इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल है, उसके अंदर से आई करंट जा रहा है। अब ये आई करंट जो जा रहा है उसके चलते उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर है? दिस मच जूल्स। याद रहे, दिस मच जूल्स। कभी कभार कोई आपको पूछ लेगा, बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इससे निकाल दो। कैसे निकालोगे? L इज इक्वल टू एनर्जी बाई आई स्क्वायर। एनर्जी तो हो गया ml स्क्वायर टी पावर -2 और आई स्क्वायर, आई मतलब करंट, एम्पियर का स्क्वायर। मिल गया ना? तो डायमेंशन पूछेंगे भी तो आप निकाल सकते हो। वो आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा, L दिया रहेगा, I दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर। ठीक है? एंड दिस डेरिवेशन वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ दैट पार्ट इज नॉट देयर दिस ईयर। यू आर ऑल फैसिलिटेटेड विद एमसीक्यूज ओनली। समझ में आया क्या? एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज कमिंग आउट टू बी हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा चीज स्किप हो गया मुझसे, मैं बताना चाहूंगा। ये है जो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये कभी शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, कोई कभी ओपन सर्किट बिहेव करता है, ये वाला चीज बस ये याद रखना है कि t इक्वल टू 0 में L behaves as ओपन सर्किट, t इक्वल टू इंफिनिटी L behaves as शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप देखो यहीं पे ही सॉल्व कर देंगे, योर आइडिया विल बी क्लैरिफाइड। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि हमारे इवन एडवांस जेई में आया था, बट आप में से हर कोई कर सकते हो, इवन बोर्ड में भी आने के लायक क्वेश्चन है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन एडवांस जेई में आया था 3-4 साल पहले, तो थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को गौर कर लेना। ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, तो इसको ये कौन था, ये ढूंढना, ये भाग गया, अच्छा इसको भागा, इट इज ऑफ नो यूज। ये हो गया, इसको इधर। नाउ वी हैव स्पेस हियर टू अंडरस्टैंड। यस, चलो भैया आप भी खुश, हम भी खुश। इधर t इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0, दैट इज L behaves as ओपन सर्किट। क्या क्वेश्चन था मैं बता रहा हूँ। सपोजिंग आपको याद होगा कि t इक्वल टू 0 में कैपेसिटर वाज बिहेविंग एज शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। चलिए थोड़ा कैपेसिटर वाला केस तो पहले डिस्कशन हो चुका है, अभी इसको देखते हैं। इसमें लिखेंगे ऐसे, सपोजिंग हम कहेंगे हमारे पास कोई एक बैटरी है और यहाँ पे एक इंडक्टर है और यहाँ पे कोई एक रेजिस्टर है और ये दिया है, सपोज ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, और क्या दिया है, ये दिया है कि ये 24 वोल्ट का बैटरी है। सपोज दिस इज व्हाट इज ए 24 वोल्ट और 10 वोल्ट बैटरी। चलो कैलकुलेशन सबसे आसान है, 10 वोल्ट बैटरी है। क्या दिया है ऐसे कि यहाँ पे कोई एक स्विच कनेक्टेड है और स्विच को क्लोज किया गया t इक्वल टू 0 में। क्या पूछा है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी। फाइंड वैल्यू ऑफ I यहाँ पे दिया हुआ, फाइंड वैल्यू ऑफ I एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी, मीन्स जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आपको करंट पता करना है और ये इंडक्टर का भी वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 2 हेनरी। इट इज गिवन 2 हेनरी।
ठीक है। 2 हेनरी इज नॉट ए वेरी बिग इंडक्टेंस, जैसे 2 फैराड इज ए वेरी बिग कैपेसिटेंस, जैसे 2 हेनरी इज नॉट ए वेरी बिग, बट यूजुअली ये मिली हेनरी में यूज होता है, ठीक है। 300 मिली हेनरी, 400 मिली हेनरी, मतलब 0.1 हेनरी तक तो आप यूज कर सकते हो। तो आपको पता करना है। तो सॉल्यूशन देखो इसमें क्या हो रहा है। सॉल्यूशन में आप देखोगे जैसे आप स्विच क्लोज किए t इक्वल टू 0 में, t इक्वल टू 0 में क्लोज किए, इंडक्टर df से ओपन, 8 t इक्वल टू 0, L इज ओपन। अच्छा, ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, इधर से कोई करंट नहीं आएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 and 6, सो इट विल बी, सर्किट कैसे दिखेगा, सर्किट दिखेगा हमारे पास बैटरी है, ये 4 है, ये 6 है और बाकी सब तो खुले पड़े हैं, तो करंट कितना हो जाएगा, यू विल से करंट इज 10 के बाई 10 कितना आ गया, इज कमिंग 10 by 10 तो 1 एम्पियर। शुरू में ये 1 एम्पियर था, सिंपल है। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा सिर्फ इधर से ही करंट आएगा, 10 वोल्ट है, 10 ओम है, 1 एम्पियर। बाद में क्या हुआ, 8 t इक्वल टू इंफिनिटी, 8 t इक्वल टू इंफिनिटी, L इज शॉर्ट, अब ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, कौन, इंडक्टेंस। अब 3 और 6 हो जाएंगे पैरेलल, पैरेलल में हो गए तो ये हो गया 2, 3 into 6 by 3 plus 6 होता है 2, that 2 is in series with 4 becomes 6, 2 is in series with 4 becomes 6. So what will the current coming out to be, the current will be equal to 10 divided by 4 plus 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, it is 10 by 6 और 5 by 3 एम्पियर। कोई पूछेगा प्लॉट द वेरिएशन ऑफ करंट, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ करंट आप कैसे करोगे, हाउ यू विल प्लॉट द वेरिएशन ऑफ करंट इन दिस केस, आई कैन शो यू हियर। अगर आपको करंट को प्लॉट करने के लिए कहा गया है तो मैं कहां करूं इसको, अच्छा यहां कर देता हूं। अगर आपको कहा गया प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ करंट, तो आप देखोगे ये सर्किट में ऐसा कभी कभार जेई वाले पूछेंगे, बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे, खाली प्लॉट करने के बाद आप देखो कि करंट पहला केस में क्या था, 0 से ये V0 by R गया था, ये प्लॉट करना आपका आता है। इस केस में क्या करना है, करंट शुरू में क्या था 1, फिर हो गया 5/3, बस आपको वही करना है। करंट का वेरिएशन प्लॉट करेंगे तो ये दिखेगा ऐसे, पहले था 1 बढ़ के हो गया 5/3, दैट्स ऑल। ये 1 था, ये 5/3 था, ऐसा प्लॉट कर देना, ये हो गया वेरिएशन ऑफ करंट। समझ में आया क्या, शुरू में करंट था 1, फिर बढ़ के हो गया 5/3, ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, ये फाइनली हो गया 5/3। शुरू में 1 और ये करंट को देखो तो करंट थोड़ा है, बस देखो द करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 एंड बिकम्स 5/3। सो y एक्सिस में क्या है करंट, x एक्सिस में क्या है टाइम, इट्स द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। व्हाट इज लेफ्ट इज द केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें देखना है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद इमीडिएटली वी शैल सी एलसी ऑसिलेशन सर्किट। मेरे को याद दिलाना है, समटाइम्स इट गेट्स स्किप्ड। म्यूचुअल इंडक्टेंस और एलसी ऑसिलेशन सर्किट, 1 मार्क का क्वेश्चन है। एलसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या होता है उसके अंदर, हाउ द एनर्जीज आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मैग्नेटिक फॉर्म। एलसी ऑसिलेशन देखेंगे, देन वी स्टार्ट विथ एसी, जनरेशन ऑफ एसी, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।